अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मीज़ल वायरस। मीज़ल उर्दू में खसरा को कहते हैं। ये इस बीमारी की ख़ास बात ये है कि ये ज़िंदगी में एक दफ़ा होती है। पूरे जिस्म पे बच्चों के या किसी को जो होती है पूरे जिस्म पे दाने बन जाते हैं, रेड रैशेस बन जाते हैं। वो सर से शुरू होते हैं और पाँव तक जाते हैं, और इसी तरह फिर सर से ही वो ख़त्म होना शुरू होते हैं और एंड पे पाँव तक वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, और ये सांस के ज़रिए ड्रॉपलेट्स के ज़रिए फैलती है, मतलब छींकने से, खांसने से, बोलने से। तो चलें आज हम इसके बारे में देखते हैं। इसकी हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसमें जो आज हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो इसका कोर्स है, डिजीज़ कोर्स है, मतलब इसकी बीमारी कैसे स्टार्ट होती है और कैसे ख़त्म होती है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस कैसे आती हैं। वायरस की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, वायरस की रेप्लिकेशन देखेंगे और इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। अगर हम इसका डिजीज़ के बारे में थोड़ा देखें, एक तो जैसे मैंने आपको बताया ये नेज़ोफेरेंजियल स्प्रेड्स, मतलब छींकने से, खांसने से ये फैलती है। दूसरा जो इसका जो वायरस है ये हमारे सांस की नाली में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसकी मेम्ब्रेन्स में ये मल्टीप्लाई करता है, और कंजक्टिवा में भी ये मल्टीप्लाई कर सकता है, आंखों में। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब इसकी जो पहली अलामत आएगी तकरीबन 2 हफ्ते लग जाते हैं। मतलब अगर आज किसी बंदे में वायरस एंटर हुआ है तो 2 हफ्ते बाद उसके अंदर पहली अलामत आएगी। और प्रोड्रोम कहते हैं, ये एक इसकी बीमारी जाहिर होने से पहले कुछ अलामत होती हैं, उसको हम प्रोड्रोम कहते हैं। ये हम डिस्कस करते हैं। तो 10 से 14 दिन, मतलब 2 हफ्ते तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। उसके बाद 3 से 4 दिन जो होते हैं वो बीमारी शुरू होने से पहले कुछ अलामत होते हैं। कंजक्टिवाइटिस, मतलब आंखों की बीमारी है ये। स्वेलिंग ऑफ आईलेट्स, फोटोफोबिया, हाई ग्रेड फीवर होता है, कफ होती है, रिनाइटस और मेलेज, थकावट सी होती है। ये बीमारी, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड के 3 से 4 दिन अगले। एक दो दिन ऐसे होते हैं बीमारी शुरू होने से पहले, जिसको हम इसका कॉप्लेक्स स्पॉट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 1 या 2 दिन रैश स्टार्ट होने से पहले स्मॉल रेड बेस लियन बनती हैं मुंह में, ओरल कैविटी में, और उसका जो सेंटर होता है वो ब्लू होता है। उससे ये जो है ना कॉप्लेक्स स्पॉट्स जो है ना, ये उसके रैशेस डेवलप होने से पहले स्टार्ट होते हैं। तो इससे भी हम, या एक जो अच्छा फिजिशियन है वो अंदाज़ा लगा लेगा कि इसको मीजल होने वाला है। अगले जो 6 दिन होते हैं ना, वो फुल फ्लैश बीमारी के होते हैं। इसमें क्या होता है, रेड फ्लैट टू स्लाइटली बम्पी जो है ना रैश बनते हैं, और फोरहेड से वो स्टार्ट होते हैं और पूरे नेक की तरफ जाते हैं और पूरे हमारे फीट तक जाके हिट करते हैं। तकरीबन 3 दिन या 6 दिन लग जाते हैं। अब जो रैशेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसी सीक्वेंस में, जैसे सर से शुरू हुए थे, पाँव की तरफ गए थे, उस तरह ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, और ये तकरीबन जो है 6 दिनों के अंदर ये ख़त्म हो जाते हैं। अब इसकी बाज़ का इसकी कॉम्प्लिकेशन भी आ जाती हैं, और उसमें कई साल लग जाते हैं, इवन के 15-20 साल भी लग जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, नमूनिया हो सकता है, आई डैमेज हो सकती है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, इंसेफ्लाइटिस जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। 10% लोग जिनको इंसेफ्लाइटिस होती है वो फोत हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में इसका बच्चे की पैदाइश, बच्चे के ऊपर बर्थ डिफेक्ट्स नहीं आ रहे, मतलब बच्चे के अंदर कोई तब्दीलियाँ नहीं आएंगी, कोई नुक्स नहीं आएंगे, लेकिन स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो सकती है और प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। और इसके अंदर जो डेथ रेट है वो तकरीबन 20% फीटल डेथ हो जाती है। इस तरह 40% लोगों में डेफनेस और मेंटल रिटार्डेशन होती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम कहते हैं सब एक्यूट सिक्लिरोजिंग पेन इंसेफ्लाइटिस, SSPE। ये बड़ी स्लो किस्म की इंसेफ्लाइटिस है, इसको काफ़ी साल लग जाते हैं और इसको डेवलप होने में। इसमें क्या क्या है कि जो हमारी वैक्सीन है MMR, मीजल मम्प्स रूबेला वैक्सीन है, इसके अंदर लाइव अटेन्यूएटेड वायरस होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव हैं। यही वजह है कि इसकी वैक्सीन जिस लोगों को लग जाती है उसको इसका इन्फेक्शन नहीं होता। इसकी वैक्सीन के इफ़ेक्टिव होने की वजह से मतलब इसका जो स्प्रेड है या इसकी जो प्रेवलेंस है बहुत कम है। 2001 से 3 में तकरीबन 216 केसेस रिपोर्ट हुए थे। लेकिन बाकी यूएस में, ये स्पेशली बाकी दुनिया में तकरीबन 1 मिलियन डेथ हो जाती हैं एनुअली। तो इसका काफ़ी कंट्रोल है। ऐसे लोग जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो और उनके अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम हो, उनके अंदर इसकी सिविरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि
जो ये जो वायरस है ये CD46 के साथ जाके बाइंड करता है। और जो CD46 है ये इंटरल्यूकिन 12 पैदा करता है जो कि हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। जब उसके साथ जाके बाइंड करता है तो उसकी IL-12 की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। अब आ जाते हैं वायरस की प्रॉपर्टीज की तरफ। मतलब ये जो हम और वायरस पढ़ रहे हैं मीजल वायरस, इसका बाकी वायरसेस के अंदर क्या स्टेटस है। ये बेसिकली आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड भी। अब ये इसकी जो लोकेशन अगर आप देखें तो ये है, ये पैरामैक्सोवेराइडी के साथ ताल्लुक रखता है। अब ये नेगेटिव सेंस वाला इन्वेलप्ड वायरस है, मतलब इसका इन्वेलप होता है। ठीक है। तो इसको मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको ओवरऑल पता हो कि आरएनए वायरसेस में इसकी अपनी पोजीशन क्या है, ताकि उसके लिहाज से आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। अब दो बड़े ग्रुप हैं, आर्थोमैक्सोवायरस, पैरामैक्सोवायरस। इसमें इसका कंपैरिजन आपको अच्छी तरह आना चाहिए। इस जो आर्थोमैक्सोवायरस है इसमें इन्फ्लुएंजा ए है, बी है, सी है, इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। पैरामैक्सो में मीजल वायरस है, मम्स है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसका जीनोम जो है इसके अंदर काफ़ी फ़र्क है। जो आर्थोमैक्सो का जीनोम है ये सेगमेंटेड है, 8 पीसेज में होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है नेगेटिव पोलैरिटी के साथ। जो पैरामैक्सो का है ये नॉन सेगमेंटेड सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब इसके अंदर जो RNA पॉलीमरेज जो है दोनों के अंदर होता है, क्योंकि हमारी बॉडी RNA को डीएनए में कन्वर्ट नहीं कर सकती। इसलिए ऐसे वायरसेस जो RNA वाले होते हैं उनके पास अपना पॉलीमरेज होता है जो उसको डीएनए में या उसके आगे जीनोम रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। कैप्सिड इस दोनों के हेलिकल होता है, इन्वेलप दोनों में होता है। ऑर्थो का साइज छोटा होता है, पैरामैक्सो का थोड़ा बड़ा होता है। सरफेस स्पाइक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक हीमोग्लूटिनिन और न्यूरोमिनिडेज जो प्रोटीन्स हैं आर्थोमैक्सो में डिफरेंट होती हैं, स्पाइक्स पे होती हैं, और जबकि पैरामैक्सो में दोनों एक ही प्रोटीन बनाती हैं। जॉइंट सेल फॉर्मेशन मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी में जब सेल्स में ये इन्फेक्शन करता है तो हमारी बॉडी के सेल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे सेल मिलकर बड़े बना देते हैं। आर्थोमैक्सो में बड़े सेल नहीं बनते, पैरामैक्सो में मतलब मीजल के इन्फेक्शन में ये बनते हैं। ये जो हीमोग्लूटिनेटिंग इसकी जो एक्टिविटी है उसकी फियन की भी एक्टिविटी है, और हीमोलाइसिन की मतलब सेल की ये लाइसिस भी करवाते हैं। और हीमोग्लूटिनिन ही ये जो हमारी है प्रोटीन है, ये एक ऐसी एंटीजन है जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनते हैं, तो वो न्यूट्रलाइजिंग होते हैं और प्रोटेक्टिव होते हैं। मतलब जो हम वैक्सीन देते हैं बच्चों को उसके खिलाफ वो HA के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं और वो आगे हमें फ्यूचर में इससे इन्फेक्शन से बचाती हैं। ये इंडिविजुअल वायरस की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव RNA है, नॉट सेगमेंटेड है, पैरामैक्सो वैरायटी से ताल्लुक रखता है। इसको रूबियोला वायरस भी कहते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसके साथ अटैच होता है और उधर ही रिप्रोड्यूस करता है और वहाँ से ब्लड में फैलता है। उसके ब्लड में फैलने की वजह से स्किन पे इसके जो है ना अलामात शो होते हैं। इसमें सीवियर सिस्टमिक फिब्राइल इलनेस होती है, इंसेफेलाइटिस हो सकता है। और जो जैसे आपको बताया हीमोग्लूटिनिन और न्यूरोमिनिडेज सेम प्रोटीन के पार्ट्स हैं, इसके डिफरेंट स्पाइक्स नहीं होते। और फ्यून प्रोटीन जो है ये इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि हमारी बॉडी के सेल्स को ये फ्यूज कर देती है, मतलब जोड़ देती है। ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह चीज़ है। अब एक चीज़ अच्छी तरह याद रखें, ये वायरस सांस के जरिए फैलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा, लेकिन इसके जो अलामात हैं, रैशेज हैं वो स्किन पे शो होते हैं। तो ये वायरस कैसे चला जाता है? ब्लड के जरिए। पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा, वहाँ से ब्लड से फिर हमारी पूरी बॉडी में चला जाएगा। ये इसका जीनोम है बड़ा इंपॉर्टेंट। ये फ्यून प्रोटीन है, हीमोग्लूटिनिन, न्यूरोमिनिडेज प्रोटीन है, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है, मैट्रिक्स प्रोटीन है, लार्ज प्रोटीन है, फास्फोप्रोटीन है, वायरल आरएनए। ये इसका जीनोम के ऊपर ये न्यूक्लियर प्रोटीन, फास्फोप्रोटीन और ये मैट्रिक्स और फ्यून और HN प्रोटीन है, लार्ज प्रोटीन्स, ये इसका जीनोम है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी रेप्लिकेशन। अब जो RNA वायरसेस होते हैं ना, वो पहले हम बात करें इन्वेलप वायरस की। जैसे वो बॉडी में आके रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे, बॉडी में वायरस एंटर होगा, उसकी अनकोटिंग होगी, मतलब उसका इन्वेलप उतर जाएगा, उसमें से जो जीनोम और जो प्रोटीन है उसकी जो RNA पॉलीमरेज वो एक्सपोज हो जाएगा। अब क्या होगा, जो नेगेटिव जीनोम है इसको रेप्लिकेट करके पॉजिटिव RNA बनाता है। जो पॉजिटिव RNA है वो मैसेंजर RNA के तौर पे काम करता है, और वो जो मैसेंजर RNA है उसकी जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो सारी बनाएगा, जितनी हमने पीछे भी डिस्कस की। अब जो नेगेटिव जीनोम है उसकी कॉपी होगी पॉजिटिव एंटीजीनोम में, और फिर उसकी रेप्लिकेशन होगी तो नेगेटिव जीनोम बनेगा। इसी तरह इधर से प्रोटीन बनती जाएंगी, उधर से इसके RNA की कॉपीज बनती जाएंगी। तो जब इधर से RNA बन जाएंगे, इधर से प्रोटीन्स बन जाएंगी, तो इनकी असेंबली होगी और ये पूरा वायरस बना के सेल में से निकल जाएगा।
अब इसमें क्या होगा कि इसकी जो कुछ प्रोटीन्स हैं, फ्यूजन प्रोटीन, वो हमारे सेल की सरफेस पे एक्सप्रेस होती हैं, और उसकी वजह से साथ वाले जो सेल हैं वो आपस में फ्यूज भी हो जाते हैं, और एक सेल से दूसरे सेल के अंदर भी ये ट्रांसफर होता जाता है, जिसको हम कहते हैं सेल टू सेल फ्यूजन भी, और सेंसेशियम फॉर्मेशन भी ये कराता है, जब इसी वजह से इसका इन्फेक्शन जो है ना फैलता जाता है। जब उन सेल से निकलेगा तो बडिंग के थ्रू ये निकलेगा, और इसी तरह ये बाकी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा या बाकी इंसानों को ये इफेक्ट करेगा। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। मीजल को जो इन्फेक्शन है, इसको अगर हम देखें तो इंट्रासेलुलर मल्टीप्लिकेशन होती है लिम्फाइड टिश्यू में, और इम्यून एक्टिवेशन और एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होगी। अब क्या होगा कि जो इसकी एंटीबॉडीज बनती हैं पैथोजन की, बाज़ का इसकी मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से ऑटो इम्यूनिटी की, मतलब ये हमारे जो माइलिन शीथ है उसके ऊपर ये अटैक करता है, और उसकी वजह से अक्यूट डी मतलब डी माइलिनेशन हमारी बॉडी की हो जाती है न्यूरॉन्स की। उसमें फीवर होगा, हेडेक होगा, नेक स्टिफनेस होगी, बाउल एंड ब्लैडर डिस्फंक्शन होगा, मेंटल स्टेटस चेंज हो जाएगा, सेंसरी और मोटर चेंजेस आएंगी। दूसरी बात यह कि जैसे ही वायरीमिया होगा, मतलब ब्लड स्ट्रीम में ये जाएगा और पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो कॉर्निया में जा सकता है, वहाँ पे केराटाइटिस काज करेगा, ऑकुलर पेन होगा, विजन लॉस होगा। हार्ट में जा सकता है, मायोकार्डियम में मायोकार्डाइटिस होगा, चेस्ट पेन होगा। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा सकता है, डेफिनेटली एंट्री उसकी वहाँ से होती है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा, एयर स्पेस, एयर जो हमारे स्पेसेस हैं एल्वियोलाई, वो उसमें इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड आ जाएगा, नमूनिया हो सकता है, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, फैटीग, फीवर और हाइपोक्सीमिया हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब ये जाता है तो ओरल म्यूकोजा में स्टोमाटाइटिस होगा, इसलिए फोकल पेन होगा, मतलब ओरल अल्सर होंगे। इंटेस्टिनल म्यूकोजा में जब ये जाएगा तो एब्डोमिनल पेन और डायरिया होगा। लीवर में ये हेपेटाइटिस का असर करता है। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, नोजिया, वोमिटिंग होगा, और एलिवेटेड लीवर एंजाइम ALT, उसके रेज होंगे। इम्यून सिस्टम जब ये हमारे रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम को ये अटैक करता है, तो हमारे टी सेल्स जो है ना कम हो जाते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कम हो जाते हैं, तो इम्यून सप्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाते हैं, मतलब और बहुत ज़्यादा इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये इसके बारे में अहम अहम चीज़ें, इसको आप लोग देखें, पढ़ें, और जो बात नहीं समझ आती तो पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी पब्लिक हेल्थ का करंट इशू भी है। मीजल पे हमेशा हर साल कंपेन भी चलती है, इसकी वैक्सीन भी होती है बच्चों को, ये इसके इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, और इसको आप समझें भी सही, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि भी ये अहम है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।